गाइस, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। ठीक है। और जब भी हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तब हम सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध, पहले देखो, युद्ध का सभी को पता होता है, लड़ाई झगड़े। ठीक है। और शीत का होता है ठंडा। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ठंडा युद्ध एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा युद्ध जिसमें ना दो देशों के बीच में या किसी के बीच में भी तनाव होता है, लेकिन असल में खून खराबे जैसे कोई भी युद्ध नहीं होता। मतलब युद्ध की संभावना बनी रहती है, तनाव रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। अगर डेफिनेशन की तरह हम एक बात करें कि युद्ध होता क्या है या उसका उसके मतलब डेफिनेशन कि क्या अभिप्राय है या क्या चीज है, तो हम अगर पेपर में लिखना चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य तनाव की एक ऐसी स्थिति है जिसमें युद्ध का माहौल बना रहता है, परंतु वास्तव में या रियलिटी में कोई भी युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध सो शीत युद्ध जो है वो मतलब दो देशों के बीच का तनाव है। ठीक है। अब जो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है क्यूबा मिसाइल संकट। और ये हुआ कब था, ये हुआ था 1962 में। ठीक है। क्यूबा जो है अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वितीय देश था। मतलब कि जो क्यूबा है एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के तट पर स्थित है। सेकंड, लेकिन मित्र वह सोवियत संघ का था। सोवियत संघ से कूटनीतिक वित्तीय सहायता देता था। जो क्यूबा है उसके पास वाला देश अमेरिका है, लेकिन उसकी दोस्ती सोवियत संघ के साथ है। और सोवियत संघ जो है वह क्यूबा को कूटनीतिक व पैसों संबंधित या वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, अभी अगर हम एक मैप तो नहीं है इसमें भी, लेकिन वह समझने की कोशिश करें तो एक तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा मैप है, हमारे नक्शे में इस तरीके कुछ होता है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे इंडिया होता है और ये इधर भी होता है ऐसे ही। तो मान लीजिए अमेरिका है और यहाँ एक छोटा सा देश है जो है अमेरिका, वो क्यूबा, और इधर है हमारा सोवियत संघ। ये इसके पास है अमेरिका, लेकिन इसकी दोस्ती है दूर सोवियत संघ से, और जो सोवियत संघ है इसको सहायता करता है, कूटनीतिज्ञ और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट देखो, 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। जो सोवियत संघ जो अमेरिका है, सोवियत संघ और जो अमेरिका है, उन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति थी। तो इस कारण से सोवियत संघ ने क्या किया, उसका फायदा उठाना चाहा। उन्होंने क्या किया कि जो क्यूबा है उस पर क्या किया, वहां पर अपने जो परमाणु हथियार है, मिसाइल हैं, उनको तैनात कर दिया, ताकि अगर वो युद्ध करते हैं या फिर उस पर हमला करते हैं अमेरिका पर, तो वो सीधे निशाने पे होगा, तो इससे नुकसान ज्यादा होगा अमेरिका को। और सोवियत संघ, और वो जगह क्यूबा की थी, तो उसे भी कोई नुकसान नहीं होता सोवियत संघ को इससे। ठीक है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका पूरे सीधे निशाने पर आ गया। और उसके बाद 3 हफ्ते बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि जो सोवियत संघ ने उसके खिलाफ हमला करने के लिए मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, वो भी क्यूबा पर। ठीक है। अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से घबरा रहा था जिससे कि दोनों के बीच में क्या हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन उसे विश्वास था कि जो जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति हैं निकिता खुश्चेव, वो मिसाइलें हटा लेंगे। और जो, अगर मैं बात करूं अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। और जॉन एफ कैनेडी ने जो अपने सैनिक है उनको यह आदेश दिया कि जो सोवियत संघ है उसके जहाजों को क्यूबा तक आने से रोका जाए। ठीक है। तो हमने अभी भी देखा कि सोवियत संघ जो है उसके जहाजों को ना आ पाए क्यूबा तक, तो इसके लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि जो अमेरिका है ये सब करके क्या दिखाना चाह रहा है, वो अपनी गंभीरता, या वो इतना सीरियस है चीज को लेकर कि युद्ध होने की जो स्थिति है वो दोनों को नुकसान कर सकती है। इस चीज को लेकर अमेरिका जो है वो अपनी गंभीरता दिखाना चाहता है। ऐसी जो स्थिति बनी, इसमें लग रहा था कि जो युद्ध है वो होकर रहेगा। जो ये मेन जो सिचुएशन है कि हाँ लग रहा है कि युद्ध होकर रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं। तो ये जो जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स दिए, ये सारे उसमें लिखने हैं। ठीक है। और अगर ऐसे लिखते हैं तो आप अच्छे नंबर गेनिंग कर सकते हैं। मतलब अच्छे, मतलब मैंने ये क्या करके मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या एक नोट्स की तरह मैंने इन्हें बनाया हुआ है, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है।
और इससे हम क्या बोलते हैं, इस घटना जो यह पूरी हुई है इसको हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद देखिए इससे क्या हुआ कि जैसे हम बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट की स्थिति, उसके बाद क्या हुआ कि जो सारी दुनिया है इस चीज से डर रही थी कि जो अगर फिर से युद्ध हो गया, मतलब कि तीसरा विश्व युद्ध, क्योंकि हमारा जो जो शीत युद्ध है वो 1945 से स्टार्ट हुआ था और उससे पहले दो विश्व युद्ध हो चुके थे जिसे दुनिया भर ने युद्ध के हुए हाहाकार को देखा था। ठीक है, और इससे दुनिया बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। अतः दोनों पक्षों में युद्ध को टालने का फैसला लिया गया और फिर दुनिया ने चैन की सांस लिया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, अब खतरा जो है वो टल चुका है। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध हमारा कब हुआ था, हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1940 से लेके 1918। और जो दूसरा विश्व युद्ध है वो हमारा हुआ था 1939 से लेके 1945। और जो हमारा सेकेंड युद्ध हुआ था विश्व युद्ध, उसमें दो ग्रुप थे जिनके बीच में युद्ध हुआ। पहला था एक मित्र राष्ट्र और सेकंड था ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में 4 देश शामिल थे, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन। और जबकि ध्रुवीय राष्ट्र की बात की जाए तो वहां उसमें थे 3 देश, जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, अब इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जापान पर परमाणु हमला। जब विश्व युद्ध हमारा चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने के लिए जो भी उसका उद्देश्य था उसको हम इसमें देखेंगे। उसने क्या किया था कि जापान जो है उसके 2 शहरों पर, उनके 2 शहरों पर क्या किया, परमाणु बम गिरा दिए। उनके 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। ठीक है, और जहाँ पे गिराए थे, 2 जो शहर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। और कब गिराए थे, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया बम, इस बम का नाम था लिटिल बॉय। और सेकंड था 9 अगस्त 1945 को गिराया गया नागासाकी में, और इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। अगर हम इन बम की बात करें तो इनकी जो क्षमता है वो 15 से लेकर 21 किलो टन की थी। लेकिन जो आज क्या आप जानते, जब आप खुद सोचिए कि जब उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना नुकसान हुआ था, वो भी कब, जब 15 से 21 किलो टन की उनकी क्षमता थी। और आज तो हजारों किलो टन की क्षमता होती है मिसाइल्स में, परमाणु बम्स में। तो वो कितना ज्यादा आज के, अगर युद्ध होता है तो किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है। इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत ज्यादा आलोचना की गई, बुराइयां की गई, किस तरीके कि इसने ऐसा क्यों किया अमेरिका ने कि वो जापान पर परमाणु बम गिराया जिससे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में नुकसान हो गया। आलोचना हुई और लोगों ने ये भी पक्ष दिया कि जो जापान है वो आत्मसमर्पण करने वाला था, मतलब कि उनसे माफी मांगने वाला था कि अब युद्ध नहीं करेंगे या किस तरीके से। और ऐसे में बम गिराने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, कोई जरूरत ही नहीं थी बम गिराने की। ठीक है, और सेकंड देखिए, अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या बोला, उसने बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो जल्दी खत्म करना था। और ऐसे में उसे क्या करना था, जल्दी खत्म करने के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ियों में या जो भी आगे चल के जो भी जनहानि है उसको भी उन्हें रोकना था। और एक बार आप इस पॉइंट को ढंग से देख सकते हैं नोट करने के लिए। एंड अब आगे देखते हैं हमले के उद्देश्य क्या थे, कि ये हमला ऐसा कि उन्होंने क्यों किया था। अमेरिका ने एक उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य था उसका यही था कि वो अमेरिका जो है वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था कि ना अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है देश में, पूरी दुनिया में, ये दिखाना चाहता था। और अगर ये आपने समझ लिया कि ये मेन मतलब एक मेन टॉपिक की तरह ही है, इसको अगर हम लेके करके समझे तो चैप्टर बहुत इजी है और जल्दी समझ में आ जाएगा सबको। अप्रोध, रोक और संतुलन से आप क्या समझते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊं तो देखो, अगर 2 देश हैं कोई भी और वो दोनों देश बहुत ज्यादा बराबर की टक्कर देते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसमें युद्ध की स्थिति क्या रहेगी, कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका अगर मैं सही जवाब बताऊं तो नहीं हो सकता युद्ध जल्दी से, क्योंकि दोनों देशों को इस चीज का पता है कि अगर युद्ध होता है तो दोनों को बड़ी मात्रा में नुकसान होगा और ऐसे जनहानि और धन हानि दोनों ही होगी। तो क्या, जब दोनों पक्ष जो है बहुत ज्यादा ताकतवर हों और एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हों तो नुकसान पहुंच सकते हैं। ऐसे में दोनों पक्ष जो है युद्ध का जो खतरा है वो मोल नहीं लेते।
अब इसके आगे तो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, मतलब कि विश्व को दो टुकड़ों में बांटना। दो, इसमें क्या हुआ देखो, हमारे देश जो दुनिया है उसमें उस वक्त हमारा जो मित्र राष्ट्र है वो वर्ल्ड वॉर जीता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें अमेरिका और जो सोवियत संघ है वो दोनों बराबर की टक्कर पे थे। इन दोनों में के बीच में मतभेद स्टार्ट हो गए उसके बाद से कि कौन पावरफुल जो है दुनिया में बनेगा, कौन महाशक्ति है, या एकमात्र महाशक्ति है। तो दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव व कब्जा करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, यही से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई थी, दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जा रहा था। और बंटवारा कहाँ स्टार्ट हुआ था, यूरोप महाद्वीप से स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था, दो मतलब देश दुनिया भर को दो हिस्सों में बांटा जा रहा था। और इसके बाद क्या हुआ, दो खेमों में बांटा गया। कौन कौन से खेमे, दो खेमे थे, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा जो है वो पूर्वी खेमे में कौन था, सोवियत संघ। और पश्चिमी खेमे में कौन था, अमेरिका, यूएसए। और सोवियत संघ का कौन सा खेमा था, पूर्वी खेमा। अगर मैं इसको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, अगर मान लीजिए ये मैप है और ये हमारे इस तरीके से यहाँ पे होता है ना, और इधर भी, और ये बंटवारा हुआ था यूरोप से। अगर यूरोप से मैं अगर इनको दो हिस्सों में बांट दूं, तो इधर वाला जो पूर्वी साइड जो सोवियत संघ की साइड का है, इसको हम बोलेंगे पूर्वी खेमा। और इधर का जो है इसको हम बोलेंगे पश्चिमी खेमा। ठीक है, इस तरीके से मतलब दुनिया को बांटा गया था। और इसके आगे जो देश, छोटे जो देश थे, उनको महाशक्ति में शामिल होने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ पे देश है, ये बाय मिस्टेक हो चुका है, हुआ है। और महाशक्ति उनमें मतलब शामिल, मतलब महाशक्ति में जो छोटे देश है वो क्यों शामिल होते थे, ये भी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। इसको आपको खुद एक्सप्लेन करना होगा, मतलब इस तरीके से, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट है सुरक्षा का वादा। तो मतलब कि जो महाशक्ति है वो छोटे देश को मतलब ये पूर्ण विश्वास दिलाती है कि अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का खतरा होता है तो वो उनकी सहायता करेगी। ठीक है, और वही विभिन्न मामलों में, मतलब उससे सुरक्षा के मामलों में जैसे बम देनी हो या किसी भी प्रकार की, तो उन्हें उनकी मदद करेगी। और सेकंड जो है आर्थिक मदद, कि अगर किसी प्रकार की वित्तीय सहायता चाहिए तो जो महाशक्ति है, बड़े देश हैं, वो अपने छोटे देशों की जो है सहायता करेंगे। और थर्ड जो पॉइंट है वो सैन्य सहायता, कि युद्ध की स्थिति में, किसी भी प्रकार की स्थिति में उनको सैन्य सहायता भी प्रदान की जाएगी। एंड तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और तो आप इसे शेयर करना और लाइक करना और कमेंट जरूर करके बताना कि क्लास जो है आपको, आज का जो टॉपिक है वो आपको कैसे समझ में आया। और अगर अच्छा लगा तो लाइक प्लीज़ कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। आज अब मैं डेली कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आपके लिए एक वीडियो या फिर 1-2 दिन में वीडियो लेके आऊँ, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो और मतलब वीडियो जो है अच्छे से हो सके।